आज हम 7 मात्रात्मक कारकों पर चर्चा करेंगे जिन पर आपको अपने पोर्टफोलियो में निवेश के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पहला, बिक्री वृद्धि या सेल्स ग्रोथ कंपनी की टॉप लाइन जीतने वाले स्टॉक को चुनने का पहला महत्वपूर्ण पहलू है। लंबी अवधि में बिक्री वृद्धि का महत्व काफी महत्वपूर्ण है। 3 से 5 साल की अवधि में कंपनी की बिक्री वृद्धि दर आपको यह बहुत अच्छी तरह से बताती है कि कंपनी के उत्पाद या सेवा की मांग बढ़ रही है या नहीं। आपको कंपनी की विकास दर यानी घटती हुई वृद्धि दर से सावधान रहना चाहिए, खासकर तब जब अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही हो। यह एक संकेतक हो सकता है जो बताता है कि फर्म स्थिर है, और अगर यह ठीक से अनुकूल नहीं होती है तो व्यवसाय से बाहर हो सकती है। इसलिए पिछले 5 वर्षों से 10% CAGR पर बढ़ने वाली कंपनियों की तलाश करें। दूसरा, नकदी प्रवाह या कैश फ्लो। हर व्यवसाय के लिए कंपनी में आने वाली नकदी व्यवसाय को संचालित करने के लिए आवश्यक दैनिक खर्चों को कवर करने के लिए आवश्यक है। यह रोशनी जलाए रखता है और दरवाजे खुले रखता है। नकदी प्रवाह को व्यवसाय की जीवन रेखा माना जाता है। एक निवेशक को हमेशा ऐसी कंपनी को प्राथमिकता देनी चाहिए जिसका परिचालन नकदी प्रवाह मजबूत, स्वस्थ और बढ़ता रहे। बाजार में नई कंपनियों के पास शुरुआत में नकारात्मक नकदी प्रवाह हो सकता है क्योंकि खर्च आय से अधिक हो सकता है। हालांकि जैसे जैसे कंपनी परिपक्व होती है, वे अपने नकदी प्रवाह में सुधार करते हैं, जो बदले में उन्हें लाभदायक बनाता है। निवेशकों के लिए यहाँ एक चेतावनी यह है कि उन्हें कई वर्षों से नकारात्मक नकदी प्रवाह वाली कंपनियों में निवेश नहीं करना चाहिए। कंपनी के पास कोई निरंतर नकारात्मक मुक्त नकदी प्रवाह नहीं होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि यह पूंजी की खपत करने वाली नहीं होनी चाहिए। तीसरा, नियोजित पूंजी पर प्रतिफल ROC एक वित्तीय अनुपात है जिसका उपयोग किसी कंपनी की लाभप्रदता और पूंजी दक्षता का आकलन करने में किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, यह अनुपात यह समझने में मदद कर सकता है कि कोई कंपनी अपनी पूंजी से कितना लाभ कमा रही है क्योंकि इसका उपयोग किया जा रहा है। इस अनुपात की गणना करने का सूत्र EBIT नियोजित पूंजी है। EBIT ब्याज और कर से पहले की आय है, जबकि नियोजित पूंजी कुल संपत्ति, वर्तमान देनदारियां हैं। जीतने वाले स्टॉक चुनने के लिए किसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह अनुपात पिछले 5 वर्षों के लिए औसतन कम से कम 15% है। चौथा, CFO से EBITDA ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की आय। धोखाधड़ी करने वाली कंपनियां कई तरीकों से अपने बही खातों में हेराफेरी कर सकती हैं। ऐसा ही एक तरीका है आक्रामक राजस्व मान्यता नीतियां। कंपनियां चैनल स्टफिंग, विस्तारित क्रेडिट अवधि प्रदान करने आदि के जरिए ऐसी प्रथाओं का सहारा ले सकती हैं। एक अनुपात जो ऐसी कंपनियों को पहचानने में मदद कर सकता है वह है CFO से EBITDA ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की आय। परिचालन से नकदी प्रवाह CFO में हेरफेर करना अपेक्षाकृत कठिन है। एक विस्तारित अवधि के लिए CFO से EBITDA अनुपात 1 से काफी कम होने का मतलब ये हो सकता है कि कंपनी अपने बही खातों के मुनाफे को नकद मुनाफे में बदलने में सक्षम नहीं है और ऐसी कंपनियों से दूर रहना चाहिए। पांचवां, आर्न से इक्विटी अनुपात। उधार ली गई पूंजी की मात्रा यानी आर्न और शेयरधारकों द्वारा योगदान की गई पूंजी की मात्रा यानी इक्विटी के बीच संबंध को मापता है। आर्न किसी कंपनी के विकास को बढ़ावा दे सकता है क्योंकि यह विस्तार प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए बहुत जरूरी पूंजी प्रदान करता है। हालांकि बहुत अधिक आर्न किसी कंपनी के पतन का स्रोत भी हो सकता है। आमतौर पर जैसे जैसे किसी फर्म का आर्न से इक्विटी अनुपात बढ़ता है, यह जोखिम भरा हो जाता है क्योंकि इसका मतलब है कि कंपनी अधिक लीवरेज का उपयोग कर रही है और उसकी इक्विटी स्थिति कमजोर है। एक सामान्य नियम के रूप में 1 से अधिक आर्न से इक्विटी अनुपात वाली कंपनियां जोखिम भरी होती हैं और निवेश करने से पहले उन पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिए। साथ ही उसी उद्योग में अन्य कंपनियों के सापेक्ष अनुपात पर विचार करें जिसमें अपने साथियों की तुलना में
अधिक अनुपात को लाल झंडा माना जा सकता है ई होती है और निवेश करने से पहले उन पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिए। साथ ही उसी उद्योग में अन्य कंपनियों के सापेक्ष अनुपात पर विचार करें जिसमें अपने साथियों की तुलना में अधिक अनुपात को लाल झंडा माना जा सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम मल्टीबैगर स्टॉक चयन के कुछ मात्रात्मक कारकों पर चर्चा करेंगे। कृपया अधिक वित्तीय वीडियो और इनपुट के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हम आपको बाद में किसी अन्य वीडियो में देखेंगे।